हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम टॉपिक कवर करने वाले लॉज ऑफ मोशन। ये लॉज ऑफ मोशन का हम बेसिक्स करेंगे। अभी 9th-10th में हैं आप करंटली, तो उनकी ये वीडियो है और ये वीडियो में पूरा बेसिक्स है। लॉज ऑफ मोशन मतलब बहुत लंबा टॉपिक है वैसे तो ये, बट फिलहाल फॉर यू करंटली बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट लिया और बेसिक और इम्पोर्टेंट लिया। हायर स्टैंडर्ड में इसके बेसिक्स बहुत काम आएंगे। इस चैप्टर में पेपर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, लेकिन वो सॉल्व कैसे होगा? कंसेप्ट अगर आपको पता है तो। कंसेप्ट नहीं पता है तो नहीं आएगा पेपर में, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पूरा चैप्टर भी पूरा कंसेप्चुअल है। पेपर में क्या आ सकता है? गिव रीजन पूछ के आएगा, उसमें एग्जाम्पल देंगे तो और पूछेंगे इसमें कौन सा लॉ वैलिड हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। ये कैसे पूछ सकते हैं? या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। मैंने डोंट वरी, मैंने फॉर्मूलाज पूरे लिख के डाले हैं, सो नो नीड टू वरी। न्यूमेरिकल्स मैंने ज़्यादा किए नहीं है ये वीडियो में, बट फॉर्मूलाज दिए हैं, कॉन्सेप्ट वही रिलेटेड ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। आपको क्या है, मैं इसका हैंड रिटन कॉपी में इसके अगर मैं कॉपी देगा उसमें क्वेश्चन और आंसर ही रहेंगे। स्टेप्स आपको करना, अगर नहीं हो रहे हैं उसके सोल्यूशन मैं भेज दूंगा अगर आप कोई कमेंट पे दे दो। वेब प्लीज़ विजिट वेबसाइट, गूगल वेबसाइट में भी चेक कर लेना। मेरे वेबसाइट में है, मैं उसका लिंक शेयर करूँगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा नोट्स। ये पीपीटी सेंड कर दूंगा और साथ साथ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन और आंसर्स उसे प्रैक्टिस करना। और एग्जांपल्स मैंने ज़्यादा डाले नहीं इस वीडियो में, मैंने ज़्यादा से जितना ज़्यादा छोटा बनाने को ट्राई किया है उतना छोटा छोटा ही रखा है, ज़्यादा लंबा नहीं रखा ताकि अब टाइम वेस्ट ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जानबूझ के कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी दिया है। चलो, पहला बेसिक, फोर्स क्या होता है? धक्का देना या खींचना, वही लिखा है ऊपर, फोर्स जनरेटेड पुश और पुल। जो मैं पीपीटी में कंटेंट है ना पूरा नोट से मतलब एक पेज 1.5 पेज को कैसे 4-5 लाइनें छोटे करने को ट्राई किया है ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो। आपको अगर मैं मेरी आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही होगी तो भी अगर वीडियो में अगर वो जो कंटेंट रीड करोगे ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फोर्स के फोर्स के कारण ही ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, या जो मोशन में वो रेस्ट में हो जाता है। इसलिए इफेक्ट ऑफ फोर्स में पहला 2 पॉइंट, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। बॉल, मान लो एक बॉल अभी इसे रेस्ट में है, लात मारेंगे तो बॉल मूव होगा ना, वही है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ने बॉल शॉट मारी, क्रिकेट खेलते वक्त बॉलिंग करके बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन ने शॉट मारा, प्लेयर फील्डर कैच कर लेता है तो स्टॉप कर लिया बॉल को। और तीसरा, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। सेम क्रिकेट एग्जांपल, क्रिकेट में जैसे बॉलर बॉल डालता है, फील्डर शॉट मारता है कोई भी डायरेक्शन में, जो पहले वो सीधा आ रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और वेलोसिटी भी चेंज हो गया। फोर्स कैन चेंज डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन भी चेंज कर सकता है। डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रिजिड है क्या नॉन रिजिड है, मतलब कड़क मतलब सॉलिड है क्या, मतलब थोड़ा कमजोर है, जैसे आटा, आटा का शेप भी चेंज कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन क्योंकि लिखे हम लोग 9th-10th में जो भी मोशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं मेजोरिटी पूरा स्ट्रेट लाइन मोशन यानी रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर को स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए हम इसलिए हर जगह स्ट्रेट लाइन लिखा है। टाइप ऑफ फोर्सेस, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी फोर्स जब ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है।
जैसे एग्जांपल दिया बुलक कार्ट, उसमें हमको मीडियम की जरूरत पड़, जैसे कोई लकड़ी है, फिर कुछ कुछ तो होता है ना, रस्सी, हाँ, जैसे वो बुल फोर्स लगाता है तभी तो गाड़ी आगे जाती है वो। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जिसमें कोई मीनिंग की जरूरत नहीं, जैसे ग्रेविटी हमको दिखाई देती भी नहीं है, कोई बिल्डिंग से कूद गया तो वो तो क्या है, तो गिरेगा ही, उसमें तो कोई फोर्स, उसमें फोर्स लग रहा है एमजी का, दिखता है नहीं दिखता है, बट वो विजिबल नहीं है, पर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड और बहुत सारे। हाँ, एक बात, पेपर प्रिपरेशन करते वक्त कॉन्सेप्ट के लिए तो ये वीडियो है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में रह आपके पास रहेगा ना, उसमें एग्जाम्पल्स एक बार देख लो। अभी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन लॉस। 3 लॉज हैं न्यूटन के, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन एन यूनिवर्स कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन until and unless some external unbalanced force is applied। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल अगर ऐसे ही मतलब, मान लो अगर फुटबॉल ऐसे टेबल में रखा है आपने, बॉल है जो भी हो, फुटबॉल ठीक है, मान लो फुटबॉल ऐसे टेबल में रखा है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगा, किसी को छेड़खानी ना करे, वो वैसे अपनी जगह पे रहेगा, जब तक हम लोग कोई फोर्स या फिर कुछ भी अप्लाई नहीं करें। और मान लो अगर हम बॉल को अगर लात मार दिए और बॉल मूव करते रहता है, वो रुकना नहीं चाहिए इस लॉ के हिसाब से, पर रुकता क्योंकि इधर फ्रिक्शन है, धरती में फ्रिक्शन है, एयर एयर फ्रिक्शन की तरह काम करता है। सरफेस रफ, अगर रफ सरफेस है तो भी फ्रिक्शन की तरह काम करता है, इसलिए बॉल रुक जाते हैं अपने आप, अगर हमने कुछ नहीं किया तो एक कुछ पल के बाद, नहीं तो रुकती ही नहीं बॉल। स्पेस में अगर तुम लोग बॉल मुंह में मूव करते रहेगा, वो लगातार मूव करते रहेगा स्पेस में, वो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है स्पेस में। अब बात करते इनर्शिया बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसका मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन इवन आफ्टर सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। मतलब क्या है, ये संसार का एक नियम है, जो जैसा है वो वैसा ही रहना पसंद करेगा, कोई भी आदमी चेंज करना पसंद नहीं करेगा। मान लो तुम लोगों को सुबह उठने की आदत नहीं है, अगर सुबह उठना पड़ रहा है तो तुम लोग अपने आप को मन मार के जबरदस्ती, जल्दी होगा नहीं, मम्मी या पापा कोई तो उठाता होगा तुमको, फिर भी वो भी बहुत दिनों बाद लगती है आदत, जनरली, सबको नहीं, और बहुत लोगों को होती है, फिर कुछ लोग अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वैसे ही है ये लॉ। बॉडी देखते हैं, इसमें टाइप्स 3 टाइप हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, बॉडी रेस्ट में ही रहेगा इवन आफ्टर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल इसलिए लिखा रहेगा, एक तो लिखा है कम से कम मिनिमम, पैसेंजर सिटिंग इन बस फॉल बैकवर्ड। बस में हम बैठते हैं, बस मूव होती रहती है, तो हमारा बॉडी भी मोशन में रहता है, बस के साथ मूव होती है। अभी बस अचानक से जब रुक जाती है, एक मिनट, पैसेंजर सिटिंग इन बस फॉल बैकवर्ड। हाँ, अभी हम बस में बैठे हैं, बस मोशन में है, हम रेस्ट में हैं, लेकिन बस के साथ भी हम मोशन में हैं। और इससे क्या होता है, जब बस रुकती है तो हमारा बॉडी भी मोशन में रहता है, बॉडी मोशन में था वो कंटिन्यू करता है मोशन कुछ देर लिए, और बस रेस्ट में आ गई तो इससे हम गिर जाते हैं। और अच्छा दूसरा एग्जांपल, व्हेन कारपेट इज जस्ट डस्ट फ्लाइज ऑफ, जब ये गंदगी रहती है कारपेट में, हम ऐसे झड़कते हैं कारपेट को, डस्ट डस्ट जो कारपेट में रहता है वो रेस्ट में था पहले, कारपेट के साथ छेड़खानी नहीं की, वो रेस्ट में था, जब ऐसा किया मोशन में डाला, कारपेट मोशन में आ गया, और डस्ट तो रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए वो उड़ के वापस नीचे आ जाता है आराम से ग्राउंड पे।
और भी कई एग्जांपल है रेस्ट के। जब पेड़ को कभी हिलाते हैं, फल नीचे गिर जाते हैं। फल क्यों नीचे गिरता अगर हम पेड़ हिलाते हैं? क्योंकि ब्रांचेस रेस्ट में था, पहले स्टार्टिंग से रेस्ट में था। अब अचानक से वो हिलेगा तो फ्रूट जो ब्रांच के कॉन्टेक्ट में वो निकल जाएगा और ब्रांच वापस वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। वो क्या करते हैं, जब हिलाते हैं ब्रांच मतलब पेड़ को हिलाते हैं तो ब्रांचेस अचानक से मोशन में आता है। तो ब्रांच क्या चाहता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑपोजिट रिएक्ट करता है और वो वापस रेस्ट में आ जाता है। और रिएक्शन की वजह से वो फल जो लटका रहता है ब्रांचेस में वो गिर जाता है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये हो गया अब इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहता है। कब तक रहेगा? नहीं रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर दिया तो। मतलब कोई अगर डिस्टर्बेंस दे भी दिया तब भी वो कुछ देर तक मोशन में रहने को ट्राई करेगा। कोई डिस्टर्बेंस आए तब भी आदमी चेंज करना चाहे, अपने आप को चेंज क्यों करना चाहेगा तुरंत? वही है इनर्शिया। अब मोशन में क्या है, इसमें भी एग्जांपल है। पैसेंजर फॉर फॉरवर्ड इन बस स्टॉप्स। पहले ही बताया था, पैसेंजर बस में बैठा है, जब बस चल रही है पैसेंजर भी बस का मोशन में है। अब जब बस स्टॉप हो जाती है और वो ये जो पैसेंजर की बॉडी है वो मोशन में ही था, अब अचानक से रुक गया तो उससे वो अथवा बॉडी थोड़ा बहुत आगे टिल्ट हो जाता है, इससे वो गिर आगे की तरफ गिरने लग जाता है। सॉरी, आई और समझा होगा आपको। अब inertia of direction, tendency of body by which it unable to change the direction of motion even after some external forces applied। जब भी inertia of motion direction कुछ भी बोले, inertia मतलब डायरेक्शन बोला मतलब tendency of body not to change in direction even after force applied। motion not to change it motion even after external force applied। देखो फिर inertia of rest मतलब tendency of body to be at rest even after external force applied। इनर्शिया मतलब जैसा है वैसा ही रहना चाहता है इवन दो कोई डिस्टर्बेंस है। वो कितने देर कितना डिस्टर्बेंस तक सह सकता है चेंज ना होने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा हर चीज। टू प्रिवेंट फॉलिंग पैसेंजर टेक सपोर्ट बाय बस ट्रैवल स्पेशली टेकिंग शार्प टर्न। बस छोड़ो, कार में कभी घूमे, कार में या टैक्सी में जब भी घूमते हैं, गाड़ी जब टर्न लेती है हम लोग भी साइड से गिर जाते हैं ना। क्यों? गाड़ी एक डायरेक्शन में चल रही है तो हमारा बॉडी भी एक डायरेक्शन में कार या टैक्सी जिसमें जा रहे हैं वो डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी टिल्ट कर रहा है तो वही पुराने डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव कर रहा था। इससे क्या होता है, बॉडी वही डायरेक्शन में रहने को ट्राई करता है कुछ देर के लिए, इससे वो आदमी साइड में गिर जाता है। आई वो समझा होगा। अब ये लीनियर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एम डेल्टा वी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू कंपाउंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एम वी। एक्चुअली क्या है, मास भी चेंज होता है, मास भी वेरिएबल हो सकता है, बट मास कब वेरिएबल होगा? जब उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा होगा। जो फिलहाल आपके सिलेबस में ऐसा टॉपिक है नहीं पढ़ाने को और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए फिलहाल के लिए मास फिक्स रखा है आपके लिए। 11th-12th में मास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आएगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस में आएगा। 12th में पढ़ाई में बोर्ड एग्जाम्स में तो आने के चांसेस नहीं है, इसलिए नो नीड टू वरी। बट वेलोसिटी चेंज होगा, एक ऑब्वियस बात है। डेल्टा वी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
उन दोनों का डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द बॉडी इस लीनियर मोमेंटम। लीनियर हमेशा लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के। अभी न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम यानी मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। या फिर इसको डेफिनेशन में कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, उसको अलग तरीके से लिखा है। रेट मतलब समथिंग अपॉन टाइम। ड्यू फोर्स हमारी माँ ऐसे बात है। फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्चुअली। ये कैसा आया? ये इस लॉ सेकंड लॉ की वजह से आया। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम डेल्टा वी है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशन के न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता है पेपर में, क्योंकि वो तीनों ही पूछेंगे। ऐसा कुछ पूछेगा नहीं फर्स्ट वाला लिखो सेकंड वाला लिखो, हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन मतलब ऑर्डर अलग होगा, पर तीनों इक्वेशन फिक्स है। पहला है v तीनों है, पहले सुनो। v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी जो यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और उसमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और m डेल्टा v है मोमेंटम। तो v माइनस तो v इज इक्वल टू यू, रुको लीनियर मोमेंटम m डेल्टा v है, तो डेल्टा v की जगह v माइनस यू लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को टाइम से डिवाइड कर दिया तो v माइनस यू जो इधर था अपॉन t हो गया, तो उसके हिसाब से v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए हो गया, और ये डेल्टा p बाई डेल्टा t हो जाएगा, और इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, विच इज इक्वल टू फोर्स। एक्चुअली में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट एम ए फोर्स एम ए इंटू ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। एक्चुअली में एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एम ए होता है। एफ इज इक्वल टू, ओ माउस भी, कांस्टेंट के इंटू एम ए। कांस्टेंट के की वैल्यू इधर 1, के का वैल्यू इधर 1 डाला गया है, इसलिए फोर्स इक्वल टू एम ए हो गया, नहीं तो एफ इजिकल एम ए नहीं होता। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज अज्यूम्ड टू बी 1 यूनिट, और ऐसा यूनिट क्या मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? मास का यूनिट के केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड किया तो ये यूनिट है। और इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स, अगर किसी ने इम्पल्स क्या है पूछा तो चेंज इन मोमेंटम बोल दो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम।
अभी एग्जाम न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स। क्रिकेट प्लेयर, हाँ, तो आप लोगों ने कभी नोटिस, हर बार क्रिकेट मैच देखते हो, जब भी उसमें नोटिस क्या रहेगा, जब भी फील्डर बॉल कैच करने को ट्राई करता ही है, तो वो अपना हाथ पीछे करता है, बैकवर्ड। क्यों करता है? इससे क्या होता है, टाइम टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ये जो टी है ना, यहाँ पे वैल्यू ऑफ टाइम, वो बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, टाइम बढ़ने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू तो गिर जाएगी ना। वैसे और एक एग्जांपल, अगर कोई फ्लोर से जंप करता है ग्राउंड में, और ग्राउंड एकदम क्या सैंडी है, तो उसमें क्या ग्राउंड के कांटेक्ट आने में, एकदम टिप में कांटेक्ट आने में वापस टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे वापस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, इससे उससे कम चोट लगेगी। कोई उल्टा ऐसा कड़क फ्लोर में गिरा, फ्लोर कड़क फ्लोर है एकदम, और ऊंचा से कूदा, तो उसके हाथ पे टूटने पक्के हैं, क्योंकि उसमें टाइम कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम है, और जल्दी करके टूटेगा उसका डी। अभी कुछ यूनिट की बात करते हैं। 1 यूनिट का कितना है, 10⁵ टाइम्स जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। जनरली 9.817 कुछ तो होता है, एग्जैक्ट नहीं है, और लेकिन इक्वेटर के एरिया में 9.8 होता है। इसलिए अभी कैलकुलेशन में हम लोग हर बार 9.8 यूज करेंगे फिलहाल। और F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये डेफिनेशन अगर याद रहेगा, फॉर्मूला भी याद रहेगा आपको फोर्स का। और के को तो 1 ही अज्यूम किया है, इसलिए F इज इक्वल टू ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम अक्सर बोलते हैं जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है किसी को भी अगर मारा तो उल्टा, मतलब अगर मम्मी पापा ने तुमको मारा उल्टा, तुम लोग उल्टा मारोगे तो ऐसा थोड़ा होता है। वो नहीं, उसमें वो वैलिड नहीं होता। एक्चुअली में इसका वो मजाक है, रियलिटी का न्यूटन थर्ड लॉ का। जो भी एक्शन करोगे उसका वापस रिएक्शन आएगा। मतलब जिसमें तुम फोर्स अप्लाई करोगे, वो उल्टा अपोजिट आप पे भी फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी फील हर्ट वाइल हिटिंग नेल यूजिंग हैमर बिकॉज नेल रिएक्ट बैक विद इक्वल फोर्स। कीला देना, कीले से हथौड़ा कीले पे मारते हैं, कुछ मतलब फोटो फ्रेम या लगाने के लिए कीला ठोकते हैं ना दीवार पे, जब भी ना हैमर से मारते अपना हाथ भी दर्द करता है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि हम कीले पे जितना फोर्स लगवा रहे हैं उतना ही फोर्स वो कीला भी को वापस दे रहा है, इसलिए दर्द होता है। या फिर सिंपल एग्जांपल, रबर बॉल लेते हैं ना, रबर बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं, अभी भी खेलते होंगे। अगर हम बॉल जोर से जमीन में टपेंगे तो बॉल वापस बाउंस बैक करेगा। क्यों? ग्राउंड पे गिरा, ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई हुआ, तो ग्राउंड ने भी बॉल पे वापस इक्वल, इक्वल या एक्सेप्ट कह नहीं सकते, वो फोर्स वापस देगा, तो इसलिए बॉल ऊपर आता है। एक्चुअली इक्वल फोर्स ही देता है, लेकिन वो कम क्यों होता है? और रीजन ये है कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज द एग्जैक्ट रीजन। हवा हवा जो है वो भी एक फ्रिक्शन की तरह एक्ट करता है। ग्राउंड रफ सरफेस है, वो भी फ्रिक्शन की तरह काम करता है, और भी कई टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। नहीं तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता, अगर हम बॉल जमीन में बाउंस मारेंगे ना, तो उतने इक्वल लेंथ में आएगा। हमने नोटिस करेगा इक्वल लेंथ में आता ही नहीं है, वो थोड़ा बहुत नीचे है, थोड़ा बहुत कम हाइट में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है सोचते हैं हम कभी कभार। उसका रीजन ही यही है, नहीं तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल है ही, यूनिवर्सल है। प्रॉब्लम ही फ्रिक्शन है, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। या फिर और एक एग्जांपल, स्विमर, जब नदी तालाब में कोई तैरने जाता है, तैरता रहता है, फिर कुएं में भी, वो आदमी क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, फिर बाद में उसको ऑपोजिट रिएक्शन देने के लिए पानी उसको आगे धकेलता है। इसके कारण वो स्विमर आगे आगे की तरफ जाता है।
चलो एक और एक बेस्ट एग्जांपल है, बता देता हूँ। हम जमीन में ज्यादा तेज तैर सकते हैं या फिर पानी में ज्यादा तेज तैर सकते हैं? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। क्या हम जमीन में ज्यादा तेज भाग सकते हैं क्या, या फिर पानी में ज्यादा तेज भाग सकते हैं? ऑब्वियसली जमीन में, क्योंकि जमीन में फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन नहीं, अपोजिट रिएक्शन एयर उतना दे नहीं पाता जितना वाटर देता है। वाटर वाटर हम भागते हैं तो वाटर को भी कुछ फोर्स के कारण उसको धक्का लगता ही है, तो वो इक्वल, वो जितना रिएक्ट करता है वापस उतना एयर रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है, और तो ऑब्वियसली और फोर्स भी कम अप्लाई कर पाता है आप अपने ऊपर, इसलिए ज़्यादा रिएक्ट नहीं होता और हम तेज भाग पाते हैं ज़मीन में। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा इस चैप्टर में से? आएगा तो आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वो श्योरिटी बहुत है इसी ऊपर, चैप्टर के ऊपर। और थियरी में क्या पूछ सकते हैं? डेफिनेशंस ऑफ थ्री लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, थ्री न्यूटन लॉ, तीन न्यूटन लॉज के ऊपर डेफिनेशन पूछेगा ही पूछेगा, पूछना है तो थियरी में से। और लॉजिकल क्वेश्चंस में पूछेगा तो एग्जाम्पल्स जो मैं बता रहा हूँ और साथ साथ जो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, कह नहीं सकता, आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें कौन सा न्यूटन लॉ अप्लाई हो रहा है, और आपको लिखना पड़ेगा ये न्यूटन लॉ अप्लाई हो रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करना होगा। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा था इतने से। और ये याद करने की चीज़ है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता ही है, कोई भी चीज़ हो। बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल मुझे अट्रैक्ट कर रही है, या फिर मैं अभी जो लैपटॉप लैपटॉप में आपको पावर पॉइंट कर बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये लैपटॉप भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं भी लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। रियल फैक्ट है, हर चीज़ यूनिवर्स में हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है, बट हमको महसूस क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। पहले जी का वैल्यू देख लो कितना है, अंदाजा लग गया होगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और ये जो कैपिटल एम है, एक्चुअली ये कैपिटल एम स्मॉल एम क्यों लिखा है, वो नोटेशन के एक मतलब एक बॉडी में से कोई एक बॉडी, दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन है उसका फॉर्मूला है, कोई तो एक बॉडी हायर वेट का होगा, इसलिए मैंने कैपिटल एम डाला है। और जो और का दूसरे के कंपैरिजन में जो स्मॉलर है उसके स्मॉल एम डाला है। और डिवाइड बाय डी स्क्वायर, डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी। सेंटर ऑफ मास क्या? बॉडी का सेंटर ही समझ लो, अगर आप क्या फिलहाल के लिए सेंटर ऑफ मास यानी बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट है, सेंटर ही है, जैसे सर्कल का सेंटर, सेंटर ऑफ मास है उसका। एफ इजिकल टू में ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, 2π√L/g, अंडर रूट के लिए मैंने 0.5 लिखा है। एल इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 पीछे लिखा था, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये डी स्क्वायर हम बता दिया। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने पहले बताया था, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये याद करना है। न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आपके वो न्यूटन तीन लॉज ये नहीं पूछेंगे हर बार, ये भी यूज करेंगे, इसलिए ये याद रखने का हमेशा। अभी मास और वेट में बीच में फर्क क्या है? हाँ, बताना भूल गया, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी ना हर बॉडी पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता है। हम धरती में चलते रहे, स्पेस में हमेशा देखते हैं पिक्चर में कि स्पेस में आदमी उड़ता रहता है, क्योंकि वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है। या चांद में हम थोड़ी बहुत उड़ते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम है। और धरती में हम जहाँ भी चलते रहते हैं, सिर्फ चलते रहते हैं,
तो हम कभी उड़ते नहीं है। क्यों? ग्रेविटी हमको खींचती रहती है कंटिन्यूसली। या फिर कोई बिल्डिंग में खड़ा गिर जाता है, पैर फिसल गया उसका, वो नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके सेंटर के धरती के सेंटर तक खींचने की क्षमता रहती है। मास क्या है? मैटर का मेजर ऑफ मैटर, कॉन्टिनेंट बॉडी। इतना किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जो भी वेट गिनते हैं वो वेट। फोर्स विद विच बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, कितने फोर्स से इस बॉडी को धरती अट्रैक्ट कर रही है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, वो उसका मेजरमेंट के लिए वेट। फोर्स मेजर फोर्स का मेजर लिए वेट। वेट कैसे गिनते हैं? वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी बोलते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या है? एम मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास एम, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, इसमें है। मास कभी चेंज नहीं होगा, मास फिक्स है। वेट इज नॉट फिक्स्ड, वेट हमेशा चेंज होते रहेगा। पानी में अगर आप वेट चेक कर लो, वेट पानी में अलग रहेगा। एयर में यानी वेट चेक कर लो, अलग रहेगा। ग्राउंड में वेट चेक करो, कुछ फर्क दिखेगा। स्पेस में भी देखो वेट अलग रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी हो रहा है। जी वेरिएबल है, जी डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग। जनरली हम 9.8 किलो, क्योंकि हम धरती पे वेट गिनते हैं तब उसलिए। और मास मैटर का मेजर है जो हर जगह फिक्स है, यूनिवर्स में हर जगह फिक्स रहेगा। सेकेंड पॉइंट है। और मास किसे मेजर होता है? फिजिकल बैलेंस। और वेट स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। यूनिट क्या है? केजी, इसका न्यूटन। मास स्केलर है, वेट वेक्टर है। वेट वेक्टर कैसे? वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स है नीचे की तरफ। मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो स्केलर। अभी न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने सिर्फ 3 ही लिए हैं। एक्चुअली बहुत न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, मैंने सिर्फ बेसिक्स के 3 न्यूमेरिकल दिए। फॉर्मूला मैंने सब दिया है, ज़्यादा टफ नहीं है। 3 न्यूमेरिकल मैं फिलहाल समझाऊंगा, सिमिलर ही है बाकी न्यूमेरिकल्स। मैं क्या करूँगा, ये बाकी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस और आंसर्स भेज दूंगा, आप बस उससे प्रैक्टिस कीजिए। आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो वो कमेंट कीजिए या फिर मुझे बताइए, और लिंक्स मैं दे दूंगा, आप लिख दीजिए, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। ट्राई करना जरूरी है। देखो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई करता है, लेकिन क्या है ना, हर कोई आंसर नहीं दिखता। आंसर आपका राइट नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है प्रैक्टिस का। और सोल्यूशन साथ में भेजते हैं तो खुद से ट्राई करने का मन नहीं होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन और आंसर ही भेजूंगा न्यूमेरिकल्स। अरे हाँ, क्यों नहीं रहा है? हाँ आ रहा है, सॉरी। क्वेश्चन आया, a body has linear momentum, find Newton seconds. If velocity of body is 200 मीटर पर सेकंड, find mass of the body. सिंपल क्वेश्चन है। बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना दिया है? 5 न्यूटन सेकंड। वेलोसिटी कितना दिया है? 200 मीटर पर सेकंड। हमेशा क्वेश्चन में कुछ आए या ना आए, हमेशा लिखो जो गिवन है, और क्या मांग रहा है वो भी लिखो, क्या फाइंड करना है, और फॉर्मूला लिख दो। जब फॉर्मूला भी नहीं पता तो दो तो लिखो, कुछ तो मिलेगी पेपर में, एग्जामिनर का दिल तो आ जाए। और नहीं आ रहा है तो गिवन मांगा है मास, तो फिर फॉर्मूला लिखने का, गिवन लिखने का, फिर फॉर्मूला लिखने का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? ये मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम p। लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द सिंबल p। लेफ्ट हैंड साइड में 5, मास को m वैसे लिखो, और वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड लिखो। यूनिट हमेशा चेक करने का क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर यूनिट ही गलत है, मतलब जो यूनिट में मांगा और आपने किसी और यूनिट से किया और गलत आया, तो फिर आपकी मेहनत पूरी बाढ़ में दी। देखा, फिर मास आंसर आया 0.025 kg। सिंपल, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई दिमाग नहीं लगाना है।
सेकंड क्वेश्चन, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। हॉकी बॉल एट रेस्ट इज हिट बाय अ हॉकी स्टिक सच दैट फोर्स एक्ट ऑन बॉल फॉर 0.08 second. If ball is of mass 100 gram, cover 80 meter in 1.6 second. Find the magnitude of force. हॉकी बॉल क्वेश्चन समझो हमेशा, स्टेप बाय स्टेप टुकड़े टुकड़े करके पढ़ो। हॉकी बॉल रेस्ट में था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में था। अब फोर्स, हॉकी ने जब बॉल को मारा तो फोर्स लगा होगा बॉल में, लगा ही होता है। कितने देर में फोर्स लगा? 0.08 सेकंड में बॉल मारी, 0.08 सेकंड के बाद बॉल उड़ी, और बॉल का मास कितना है? 100 ग्राम, और कवर कितना का डिस्टेंस कवर किया? 80 मीटर इन 1.6 सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहले हमको क्या फाइंड करना है? कितना वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाई किया। सबसे पहले बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया? 80 मीटर इन 1.6 सेकंड। टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पहले बचपन से पढ़े हैं मैथ्स में। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 80 मीटर डिवाइड बाय 1.6। सॉल्यूशन पहले गिवन लिखो। हाँ, 80 डिवाइड बाय 50 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल वेलोसिटी। हमको अभी फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 50। फोर्स पूछा है हमको, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स पर निकलना है तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? 3 इक्वेशन हम मोशन दिए थे पहले। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास v है, u है, s है, तो फिर क्या यूज कर सकते हैं? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h यूज कर सकते हैं, या फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है। देखो, 3 इक्वेशन वैलिड है। अगर आपके पास गिवन है, देखो जो भी इक्वेशन में आप यूज करोगे उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो एक ढूंढना है वो आप निकाल सकते हैं। अभी इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v पता है, u पता है, टाइम पता है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s क्यों बोला? क्योंकि मैंने यहाँ पे s पता है, v पता है, u पता है, निकालना हमको a है, तो उससे भी आंसर राइट ही आने वाला है। और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई है? 625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, मास पता है 100 ग्राम। अब एक्सेलरेशन किसमें? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में है, और ये सीजीएस यूनिट है, तो इसको भी ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा। और मास कैसा यूनिट है? केजी में, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 1000, तो 100 डिवाइड बाय 1000 इंटू 625 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आंसर है 62.5 न्यूटन। चलो अब लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। तीन ये मैं आगे कुछ न्यूमेरिकल भी आपको दूंगा प्रैक्टिस के। हाँ, और ये इम्पोर्टेंट बात, F इजिकल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, रेफरेंस के लिए दिया था। क्वेश्चन है, मोटरसाइकिलिस्ट अलोंग विद मशीन वेव 160 किलो 160 kg while driving at 72 km per hour, he stops his machine over a distance of 8 meter. Find the retarding force on brake. सबसे पहली बात, किलोमीटर पर हार में स्पीड दी है, ये ऐसा यूनिट बिल्कुल नहीं है, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 5/18 से करना पड़ेगा। और रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है? रिटार्डिंग का मतलब क्या है? गिरावट, कितने नेगेटिव रेट में जा रही है।
मोटरसाइकिलिस्ट मशीन का वेट क्या है अलॉन्ग विद मशीन, साइकिल मतलब मोटरसाइकिल और मशीन दोनों का वेट 160 किलो। पहले हमेशा गिवन लिखो। और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। स्टॉप्स फाइनली स्टॉप होता है तो फाइनल वेलोसिटी 0। और कितना डिस्टेंस 8 मीटर तक ही चला है तो s इज इक्वल टू 8। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला भी याद करोगे तो भी साथ साथ डिनोशन भी याद, क्या बोलते हैं उसका, उसका मतलब क्या है एक एक सिंबल का, जो भी हम वेरिएबल यूज करते हैं जैसे v u, a एक्सेलरेशन, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t फॉर टाइम, s डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस नहीं s एक्चुअली में इसका डेफिनेशन है s इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टकट का डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसे बताऊं, मान लो ये जो सीधा पाथ है ये डिस्टेंस है, नहीं सॉरी सॉरी गलत बोला। मान लो एक रास्ता क्रॉस करने के दो पाथ हैं, ये पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2। हम ये दिस पॉइंट से दिस पॉइंट जाने के लिए ऐसे भी जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, दोनों को डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस क्या है? रास्ता। कितना डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, मतलब कैसे बताओ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना दूरी है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। जो ये भी है ये भी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, सबसे छोटा वाला। ए टू बी में सबसे छोटा वाला पाथ कौन सा है? वो पाथ 1। तो पाथ 1 इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। जो बोल रहा हूँ नोट करो, माउस खराब है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा था। ये वन लिख दिया। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? अभी यहाँ पे तो दिख रहा है v स्क्वायर इक्वल टू बस एग्जाम में तीन इक्वेशन बचने में कौन सा हमारे पास क्या है, पहले ये चेक करो। u है, v है, यस है। हमको क्या है फाइंड करना है? रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स के लिए क्या चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमको पता है 160 किलोग्राम, एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं क्या? टाइम नहीं पता, नहीं कर सकते। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं? टाइम नहीं पता उसमें भी, इसलिए वो भी यूज नहीं कर सकते। और ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में एक्सेलरेशन ही ढूंढना है और बाकी सब हमको पता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू को, अरे क्या हो रहा है माउस को, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -25 मीटर पर सेकंड। तो अभी आप सोचोगे एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आ गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग मतलब गिरावट, फोर्स कितने कम कम नेगेटिव में, कितने नेगेटिव रेट में फोर्स आ रही है, मतलब फोर्स कम होती जा रही है। एक्सेलरेशन, इसलिए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। फोर्स एक्चुअल में कभी नेगेटिव नहीं होता है, फोर्स का डायरेक्शन अलग होता है। साइन ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। हम हमेशा ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे नोटेशन पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, कार्टेशियन फॉर्म की तरह। अगर ऊपर की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ तो नेगेटिव, राइट साइड की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे तो नेगेटिव। उस नोटेशन में हम सॉल्व करते हैं, उसके लिए प्लस माइनस होता है रियलिटी। और रिटार्डिंग फोर्स क्या है? फोर्स जब भी ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कुछ तो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उसकी वजह से कम हो रही है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है, ये तो 25। तो अभी रिटार्डिंग फोर्स कितना है? फोर्स नेगेटिव नहीं लिख सकते, एफ इजिकल टू एम है, इसलिए मॉड ऑफ एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव साइन हटा दो तो 25। रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में एक और नेगेटिव यानी वो मॉड्यूलस बोलते हैं अर्जन में। एफ इजिकल टू एम इंटू ए 160 into 25, 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन इज द फाइनल आंसर। चलो अब नेक्स्ट, अभी ये बहुत वीआईपी सबसे लास्ट, ये फ्री फॉल अपवर्ड थ्रो।
उस कॉन्सेप्ट का है, मैंने इक्वेशन नहीं लिखे है इसमें, सब्स्टिट्यूट इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखा है बस। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। वहाँ पे ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो लिखा है। अगर बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड, नहीं सॉरी डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे थ्रो किया तो ए की जगह आप जी डाल दो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में। और अगर वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ अगर फेंका कोई बॉडी को, बॉडी यानी ऑब्जेक्ट, उसको बॉडी में बोलते हैं, बॉडी भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ फेंका तो ए की जगह माइनस जी लिख दो। और ये इसका डेरिवेशन में दिया नहीं है, पूछते नहीं है, वैसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये फाइनल आंसर याद करने की चीज़ है, जनरल नॉलेज के लिए पूछ सकते हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर मान लो इसने पूछ लिया वाई समटाइम्स, नहीं वाई वी not able to walk properly on moon and we fly some height upward, ऐसा पूछ लिया तो बोल देने का acceleration of moon is 1/6 of the acceleration of the earth, because of that there is less gravitational force on us, because of which we are unable to walk properly on moon। हो गया। और इस पे भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे लॉजिकली देखा जाए तो। बस इसमें फ़र्क क्या है, बस क्या करना है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला में सेटिंग चेंज क्या करना है वही पता है, मैं टाइम वेस्ट ना हो। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। आई होप यू विल लाइक दिस माय एक्सप्लेनेशन। बोलने के तरीके में कुछ गड़बड़ हो माफ़ करना, कुछ तो मिस हुआ तो कमेंट कर देना। धन्यवाद।